कि पानी की एक बूंद में क्या क्या हो सकता है। सिर्फ H2O नहीं दोस्त, वो एक किसान की फसल है, उसकी इनकम है और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी। सही बात है। बेसिकली एक बूंद में एक पूरी कहानी छिपी है। आज हम ऐसी ही कुछ अमेजिंग कहानियों को अनपैक करेंगे। बिल्कुल, हम इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे, एंशिएंट वाटर विजडम से लेकर मॉडर्न टेक तक। सुपर फूड्स जैसे मिलेट से लेकर उन हीरोज तक जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाँ, हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस कितने इनोवेटिव हैं। चलो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो चलो अपना लर्निंग मैप सेट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे इंडिया के इरिगेशन सिस्टम के चैलेंजेस और गवर्नमेंट मेजर्स, मिलेट्स का रोल हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, इंडिया का बदलता हुआ क्रॉपिंग पैटर्न, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम खास करके छोटे किसानों के लिए, माइक्रो इरिगेशन से वाटर क्राइसिस का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, राइस वीट सिस्टम की सक्सेस और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पानी को स्टोर करने और इरिगेशन को इम्प्रूव करने के तरीके, सर एम विश्वेश्वराया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जो अनोखा कंट्रीब्यूशन रहा है, और आखिर में नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट। ये एक काफी कॉम्प्रहेंसिव सफर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसको अनपैक करते हैं। ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन एंड ईयर, व्हाट आर द मेजर challenges faced by the Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management 2024. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन इरिगेशन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। इसकी शुरुआत एक हुक से करते हैं। इमेजिन करो कि इंडिया एक बहुत बड़ा फार्म है। ओके, अब ये फार्म पूरी दुनिया का 25% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है। 25%? हाँ, हम इतना ज्यादा इस पर निर्भर हैं और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आखिर मेन प्रॉब्लम्स है क्या? तो हेडिंग है इंडियन इरिगेशन सिस्टम, द बिग पिक्चर। देखो, एफिशिएंट इरिगेशन इंडिया के लिए सुपर क्रिटिकल है क्योंकि ये सीधे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और वाटर सिक्योरिटी से जुड़ा है। पर इसमें कई चैलेंजेस हैं। जैसे कि? सबसे पहला तो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। जैसा मैंने कहा, हम 25% पंप करते हैं। इसीलिए 230 डिस्ट्रिक्ट्स अब क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में हैं। ये तो काफी स्कैरी है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे ऑन फार्म प्रैक्टिसेस इनएफिशिएंट है। हम अभी भी 65 से 85% जमीन पर फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। अच्छा, वो पानी छोड़ देने वाला सिस्टम। हाँ, वही, जिससे वाटर यूज एफिशिएंसी 40% से भी कम है। मतलब बहुत सारा पानी बस वेस्ट हो जाता है। सही। तीसरा, एजिंग कैनल इंफ्रास्ट्रक्चर। पुरानी कनाल्स में सिल्टेशन और सीपेज से 30-40% सरफेस वाटर वेस्ट हो जाता है। फिर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की भी प्रॉब्लम है ना? एग्जैक्टली। खराब ड्रेनेज से जमीन में पानी भर जाता है और नमक बढ़ जाता है। यूपी, पंजाब, कोस्टल एरियाज, ये सब जगह बड़ा इशू है। राइट। और आखिर में रीजनल इनइक्वालिटीज। जैसे पंजाब में 98% इरिगेशन कवरेज है। वहाँ तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ईस्टर्न इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं। तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या कर रही है? गवर्नमेंट के मेजर्स दो तरह के हैं, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी। अच्छा। पॉलिसी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंडर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ने ऑलरेडी 25.80 लाख हेक्टेयर्स एक्स्ट्रा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया है। और टेक्नोलॉजी साइड पे? वहाँ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इनसे वाटर यूज एफिशिएंसी 95% तक इंप्रूव हो सकती है। 95%? दैट्स ह्यूज। हाँ, और साथ में IoT सेंसर से प्रिसिजन इरिगेशन भी हो रही है। कूल ना? बिल्कुल कूल है। तो कंक्लूजन ये है कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसी मिलकर इंडिया के इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे प्रोग्राम सही डायरेक्शन में एक स्टेप है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सोचो, एक फार्मर है राधा, महाराष्ट्र में। पहले वो फ्लड इरिगेशन से गन्ने की खेती करती थी जिसमें बहुत पानी लगता था। फिर उसने गवर्नमेंट सब्सिडी से ड्रिप इरिगेशन लगवाया। अब पानी भी कम लगता है और उनकी गन्ने की यील्ड 35.5% बढ़ गई। वाओ, मतलब पानी भी बचा और पैसा भी ज्यादा मिला। विन विन। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन में इरिगेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, क्लियर कॉन्टेक्स्ट सेट करो। ओके। कोर लॉजिक को दो पार्ट्स में बांटो। पहले सारे चैलेंजेस डेटा के साथ, जैसे 25% ग्राउंड वाटर वाला। फिर गवर्नमेंट मेजर्स को पॉलिसी और टेक्नोलॉजी में डिवाइड करके समझाओ। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दो कि कैसे पॉलिसी और टेक ही फ्यूचर है। और सुनो, प्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल डायग्राम बना सकते हो। कैसा डायग्राम? एक तरफ चैलेंजेस, डिप्लीशन, वेस्टेज, दूसरी तरफ सॉल्यूशंस, PMKSY, माइक्रो इरिगेशन। विजुअल से इंपैक्ट बढ़ता है, समझे? समझा। चलो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस। Saying India's irrigation faces challenges like groundwater depletion, but government initiatives like PMKSY and technological interventions like micro-irrigation are paving the way for efficient water management. और इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम है पानी की बर्बादी और कमी, और सॉल्यूशन है स्मार्ट पॉलिसीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने देखा कि हम पानी कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हम उगाते क्या हैं। हाँ, यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। Let's take the next question. Question and year. Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India 2024. ब्रॉड माइक्रो थीम, मिलेट्स, श्री अन्ना, द सुपर फूड सोल्यूशन। Millets यानी मोटा अनाज। इसकी शुरुआत एक कूल फैक्ट से करते हैं। इंडिया ने UN में इतनी सक्सेसफुल कैंपेन की कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ, ये तो मैंने सुना था। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं थी, ये एक मिशन था अपने एंशिएंट सुपर फूड को ग्लोबल स्टेज पर वापस लाने का। Millets, India's Shri Anna.
ये नाम भी काफी अच्छा है। तो ये इतने स्पेशल क्यों है? इंडिया ने मिलेट्स को श्री अन्ना यानी सभी अनाजों की माँ का नाम दिया है। बेसिकली ये हमारे इंडिजिनस सुपरफूड्स हैं। अच्छा, चलो इनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। मिलेट्स प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से भरे होते हैं। बच्चों में मेल न्यूट्रिशन से लड़ने में ये बहुत इफेक्टिव है। इंडिया में मेल न्यूट्रिशन तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, 36% स्टंटिंग और 17% अंडरवेट बच्चे हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि मिलेट्स एनीमिया कम करते हैं, ग्लाइसीमिक कंट्रोल इंप्रूव करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क भी कम करते हैं। और इनकी अलग अलग वेराइटीज भी हैं। बिल्कुल, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अलग अलग मिलेट्स को डाइट में शामिल करने से डाइटरी डाइवर्सिटी बढ़ती है। और फूड सिक्योरिटी में इनका क्या रोल है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का 38% हम ही कंट्रीब्यूट करते हैं। वाओ! और सबसे अच्छी बात, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है। ये ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कम पानी में उग जाते हैं। तो ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक ब्लेसिंग है। एकदम। और इनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है? पॉलिसी सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट मिलेट्स को पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिड डे मील स्कीम्स में इंटीग्रेट कर रही है। पर एक चैलेंज भी तो है, इनका कंजम्पशन कम हो गया था। सही पकड़ा। 1960s में पर कैपिटा कंजम्पशन 15.89 केजी था। 2010 तक ये गिरकर सिर्फ 4.2 केजी रह गया। इतना कम? क्यों? क्योंकि लोगों की डाइटरी प्रेफरेंसेस बदल गई। कंक्लूजन ये है कि मिलेट्स का रिवाइवल इंडिया की न्यूट्रिशनल चैलेंजेस का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है। ये एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को भी प्रमोट करता है। इसका कोई छोटा सा एग्जांपल? सोचो, रूरल उड़ीसा का एक स्कूल है। वहाँ मिड डे मील में अब बच्चों को रागी पॉरेज मिलता है। अच्छा। रिजल्ट, बच्चों की एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं और उनकी हेल्थ में विजिबल इंप्रूवमेंट है। ये है श्री अन्ना का मैजिक इन एक्शन। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए इंट्रोडक्शन में श्री अन्ना कॉन्सेप्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से शुरू करो। ये एक स्ट्रॉन्ग हुक है। ठीक है। कोर लॉजिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला हेल्थ बेनिफिट्स, दूसरा फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स और तीसरा गवर्नमेंट एफर्ट्स और चैलेंजेस। और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में समराइज करके मिलेट्स को न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर दोनों के लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बताओ। प्रेजेंटेशन के लिए एक इन्फोग्राफिक यूज कर सकते हो। कैसे? सेंटर में मिलेट्स लिखो और उससे ब्रांचेस निकालो। हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सिंपल और इफेक्टिव। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग दिस। मिलेट्स और श्री अन्ना are nutrient-rich, climate-resilient crops that enhance India's health and food security, supported by government initiatives despite consumption challenges. और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, मिलेट्स पोषण का पावर हाउस है और बदलते क्लाइमेट में किसान के सबसे अच्छे दोस्त। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर मिलेट्स का कंजम्पशन कम हुआ तो लोग खा क्या रहे हैं? हाँ, और ये हमें लाता है क्रॉपिंग पैटर्न्स पर। Question in year. Explain the changes in cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern and marketing conditions. 2023. ब्रॉड माइक्रो थीम, शिफ्टिंग फील्ड्स, इंडियाज न्यू क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसकी शुरुआत कैसे करें? इमेजिन करो इंडिया का 50 साल पुराना एग्रीकल्चरल मैप। वो ज्यादातर हरा था, गेहूं और चावल जैसे अनाजों के लिए। आज वो मैप एक रेनबो जैसा है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल और बहुत कुछ है। यही वो शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। From grains to gourmet, the crop shift. तो जमीन पर आखिर क्या बदला है? इंडिया के खेत अब पहले जैसे नहीं रहे। हाई वैल्यू क्रॉप्स अब ट्रेडिशनल ग्रेन्स की जगह ले रहे हैं। चलो देखते हैं इन चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न को। ओके। पहला, एक शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स हुआ है। कोर सीरियल्स का एरिया कम हो रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर काफी बढ़ रहा है ना? हाँ, राइज इन हॉर्टिकल्चर। इंडिया अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। अच्छा। तीसरा, रीजनल डाइवर्सिफिकेशन। पानी की कमी के कारण पंजाब और हरियाणा मेज और पल्सेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो जरूरी भी है। एडिबल ऑयल की डिमांड की वजह से। और आखिर में डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ मिलेट्स। पीडीएस सिस्टम ने राइस व्हीट पर फोकस किया तो मिलेट्स पीछे रह गए, पर अब उनका कमबैक हो रहा है। और इस बड़े शिफ्ट के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं? 2 मेन ड्राइवर्स हैं, बदलते कंजम्पशन पैटर्न्स और बदलती मार्केटिंग कंडीशंस। पहले कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में बताइए। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लोगों ने सीरियल से प्रोटीन रिच फूड जैसे दाल और सब्जियों पर शिफ्ट किया। अर्बनाइजेशन का भी असर पड़ा होगा। हाँ, शहरों में फ्रेश प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ी है और हेल्थ अवेयरनेस ने मिलेट्स की डिमांड वापस ला दी है। और मार्केटिंग कंडीशंस में क्या बदलाव आए हैं? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, बासमती राइस, मसाले, कॉटन की ग्लोबल डिमांड से फार्मर्स इनकी खेती कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी रोल है। बहुत बड़ा, जैसे पेप्सिको पंजाब में टोमेटो फार्मिंग सपोर्ट करती है, इससे क्रॉपिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। और एमएसपी और ईनैम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से फार्मर्स को मार्केट सिग्नल्स मिलते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न अब स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है और पॉलिसी को इस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। इसका कोई एग्जांपल? सोचो, बेंगलुरु के पास एक गांव है। पहले वहां सब रागी उगाते थे। अब बेंगलुरु की मार्केट डिमांड के कारण वहां के फार्मर्स एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फूल उगा रहे हैं। तूने बेटर प्राइस मिलता है? हाँ, और शहर को फ्रेश सप्लाई। ये है कंजम्पशन और मार्केट का डायरेक्ट लिंक। ओके, इसका आंसर का स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में एक क्लियर ओपनिंग लाइन, इंडियाज फार्म्स आर चेंजिंग। ठीक है। कोर लॉजिक को 3 हिस्सों में तोड़ो। पहला, व्हाट आर द चेंजेस इन क्रॉप्स। दूसरा, व्हाई, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। तीसरा, व्हाई, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। हर पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल दो और कंक्लूजन में एंड में कहो कि ये एक डायनामिक शिफ्ट है जिसे पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है। प्रेजेंटेशन टिप, बिफोर और आफ्टर कंपैरिजन यूज करो। बिफोर, फूड ग्रेन्स डोमिनेंट, आफ्टर डाइवर्सिफाइड। चेंज एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ रिहर्स दिस।
India's cropping pattern is shifting from traditional food grains to high-value crops, driven by changing consumption patterns like rising incomes and urbanization and new marketing conditions like export demand and ENAM. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हम जो खाते हैं और जैसे खरीदते हैं उससे बदल रहा है कि हमारे किसान क्या उगाते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन की बात काफी इंटरेस्टिंग है। क्या इसको फार्म पर मैनेज करने का कोई स्मार्ट तरीका है? What's fascinating here is इस डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। Question and year. What is an integrated farming system? How is it helpful to small and marginal farmers in India? 2022. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मोर इनकम, लेस वेस्ट। इसकी शुरुआत एक सिंपल आइडिया से करते हैं। एक स्मार्ट फार्म पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हर चीज एक रिसोर्स है। यही IFS का कोर आइडिया है। द जीरो वेस्ट फार्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या IFS एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें फार्म के अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, फिशरीज को एक साथ जोड़ा जाता है। गोल क्या है इसका? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मिनिमम वेस्ट। और इंडिया के 86% फार्मर्स जो स्मॉल और मार्जिनल हैं, उनके लिए ये एक गेम चेंजर है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसमें है क्रॉप इंटीग्रेशन, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग, ताकि साल भर इनकम आती रहे। फिर है लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन, डेयरी, पोल्ट्री, जिसे दूध, मीट, अंडों से एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। और सबसे कूल पार्ट वो है रिसोर्स रिसाइकलिंग। फसल का वेस्ट जानवरों का चारा बनता है और जानवरों का वेस्ट यानी गोबर खेत के लिए ऑर्गेनिक खाद। जीरो वेस्ट लूप है ये। और इससे छोटे किसानों को सीधा फायदा कैसे होता है? फायदे बहुत बड़े हैं। पहला, इनहांस्ड इनकम। यूपी में एक स्टडी ने दिखाया कि क्रॉप डेयरी इंटीग्रेशन से नेट रिटर्न पर हेक्टेयर 0.6 लाख से बढ़कर 2.20 लाख हो गया। इतना ज्यादा? हाँ। दूसरा, रिस्क मिटिगेशन। अगर एक फसल फेल हो गई तो दूसरे कंपोनेंट से इनकम आ जाती है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और रिसोर्सेज का भी बेहतर इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने से फर्टिलाइजर का खर्चा बच जाता है। इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी स्कीम सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा। तो कंक्लूजन ये है कि IFS सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है, ये SDG 1 नो पॉवर्टी और SDG 2 जीरो हंगर अचीव करने में भी हेल्प करता है। इसकी कोई माइक्रो स्टोरी है? चलो, एक किसान मोहन की कहानी सुनते हैं। उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। उसने गेहूं के साथ सब्जियां उगाई, खेत के कोने में एक छोटा तालाब बनाकर मछलियां पाली ओके। और 2 गाय रखी। अब गेहूं का भूसा गाय खाती हैं, गाय का गोबर खेत में जाता है और तालाब का पानी इरिगेशन में यूज होता है। मोहन की इनकम ट्रिपल हो गई और रिस्क लगभग जीरो। ये है IFS की पावर। तो इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होगा? इंट्रोडक्शन में IFS को एक सिंपल एनालॉजी से डिफाइन करो। ये एक जीरो वेस्ट टीम जैसा है, जहां हर प्लेयर दूसरे की मदद करता है। अच्छा आइडिया है। कोर लॉजिक में पहले कंपोनेंट्स बताओ, क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, रिसाइकलिंग। फिर उसके बेनिफिट्स, इनकम, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट का मेंशन जरूर करना। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में एक पावरफुल सक्सेस स्टोरी से एंड करो और इसे SDGs जैसे ग्लोबल गोल से जोड़ो। प्रेजेंटेशन टिप, एक सर्कुलर फ्लो डायग्राम बनाओ, क्रॉप, लाइवस्टॉक, मैन्योर, क्रॉप। ये रिसोर्स रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में समझा देगा। Let's practice this. Integrated farming system, IFS, combines components like crops and livestock for maximum productivity and resource recycling. For small farmers, it enhances income, mitigates risk, and optimizes resources, contributing to sustainable development goals. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, IFS एक स्मार्ट फार्मिंग मॉडल है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता और इनकम हर तरफ से आती है। IFS में वाटर मैनेजमेंट एक की कंपोनेंट है। और पानी की बात करें तो हम माइक्रो इरिगेशन को कैसे भूल सकते हैं? सही बात। चलो, इसको बड़े पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। Question and year. How and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis? 2021. Broad micro theme. Micro irrigation. Every drop counts. इसकी शुरुआत एक सोच से करते हैं। अगर इंडिया में हर नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपके, तो हम रोज लाखों लीटर पानी वेस्ट करेंगे। अब यही आइडिया हमारे खेतों पर लगाओ, जहां पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा है। माइक्रो इरिगेशन उस लीक को ठीक करने का तरीका है। The power of a drop. Micro irrigation. तो ये काम कैसे करता है और कितना इफेक्टिव है? इंडिया का वाटर क्राइसिस एक रियल थ्रेट है। ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, बारिश इरेगुलर है। ऐसे में माइक्रो इरिगेशन एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनकर सामने आया है। इसके फायदे क्या हैं? पहला, वाटर कंजर्वेशन। महाराष्ट्र में इससे 16% से 85% तक पानी की बचत हुई है। 85%? हाँ, क्योंकि पानी सीधे पौधे की जड़ों तक जाता है तो इवेपोरेशन लॉस नहीं होता। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स? ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे बीज और फर्टिलाइजर 25-40% तक कम हो जाते हैं और फसल की पैदावार 20-90% तक बढ़ जाती है। मोर यील्ड, लेस कॉस्ट, सिंपल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। इसको PMKSY जैसी स्कीम से गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसमें सब्सिडीज मिलती हैं। लेकिन इसको अपनाने में कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या? हाँ, लिमिटेशंस हैं। इसकी शुरुआती लागत यानी हाई इनिशियल कॉस्ट छोटे किसानों के लिए एक प्रॉब्लम है। और टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होगी? हाँ, और अभी कवरेज गैप्स भी हैं। इंडिया के टोटल इरिगेटेड एरिया का एक छोटा हिस्सा ही माइक्रो इरिगेशन के अंडर है। पोटेंशियल बहुत है पर अनटैप्ड। तो आगे का रास्ता क्या है? इसको नेशन वाइड सक्सेस बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? गुजरात में एक किसान ने अपने गेहूं के खेत में फ्लड इरिगेशन की जगह स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया। पानी की खपत 15% कम हो गई, लेकिन पैदावार 21% बढ़ गई। अच्छा। और बचे हुए पानी से उसने एक और छोटी फसल ले ली। डबल बेनिफिट, समझे? समझा।
इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? इंट्रोडक्शन में इंडिया के वाटर क्राइसिस को हाईलाइट करके शुरू करो, कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी है। ओके, कोर लॉजिक में बेनिफिट्स को 2 पार्ट्स में बांटो, वाटर कंजर्वेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट्स एक्सप्लेन करो और आखिर में चैलेंजेस को भी एड्रेस करना है। बैलेंस्ड आंसर बहुत जरूरी है। और कंक्लूजन? एक पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक नोट पर एंड करो। पोटेंशियल है पर चैलेंजेस को पार करना होगा। प्रेजेंटेशन टिप, सिंपल डेटा पॉइंट्स यूज करो। जैसे महाराष्ट्र में 85% तक पानी की बचत, नंबर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। Okay, practice saying this aloud. Micro irrigation addresses India's water crisis by significantly conserving water and boosting crop yields. While government schemes like PMKSY support it, challenges like high initial cost and coverage gaps need to be addressed. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट माइक्रो इरिगेशन पानी के संकट से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन हमें इसे हर किसान के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। हमने देखा कि गलत इरिगेशन से पानी वेस्ट होता है। एक सिस्टम जहां ये सबसे ज्यादा हुआ वो है हमारा फेमस राइस वीट सिस्टम। हाँ, उसकी एक सक्सेस स्टोरी भी है और एक डार्क साइड भी। Let's see the question. Question and year. What are the major factors responsible for making the rice wheat system a success? In spite of this success, how has this system become a bane in India? 2020. ब्रॉड माइक्रो थीम, द राइस व्हीट सिस्टम, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसकी शुरुआत एक एनालॉजी से करते हैं। हाँ, बताओ। राइस व्हीट सिस्टम एक सुपर हीरो जैसा था जिसने 1960s में इंडिया को फैमिन नाम के एक बड़े विलन से बचाया। अच्छी एनालॉजी है। लेकिन जंग जीतने के बाद हमारे सुपर हीरो के तरीकों से उस शहर को ही नुकसान होने लगा जिसे उसने बचाया था। द ग्रीन रेवोल्यूशंस लेगेसी, राइस व्हीट सिस्टम, बिल्कुल सही। इंडिया का राइस व्हीट सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से हमारी फूड सिक्योरिटी का बेस रहा है। इसने देश को फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस बनाया। तो पहले सक्सेस की बात करते हैं। ये सुपर हीरो बना कैसे? इसके सक्सेस के पीछे कुछ फैक्टर्स थे। पहला, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP, जिससे किसानों को प्राइस अश्योरेंस मिली। और FCI का प्रोक्योरमेंट सिस्टम। हाँ। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, खासकर हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन और फार्म मैकेनाइजेशन। इनकी वजह से प्रोडक्शन अचीवमेंट्स बहुत बड़े थे। फार्म इनकम्स बढ़ी और रूरल प्रोस्पेरिटी आई। बिल्कुल। लेकिन फिर ये एक बेन या अभिशाप कैसे बन गया? इस सक्सेस की एक कीमत थी। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत गंभीर थे। एनवायरमेंटल कंसर्न सबसे बड़े थे। हाँ, भयंकर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ, मोनोक्रॉपिंग और केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज से सॉइल हेल्थ खराब हो गई। इकोनॉमिक इश्यूज भी थे। इनपुट कॉस्ट जैसे फर्टिलाइजर, पानी बहुत हाई हो गए और किसान गवर्नमेंट सब्सिडीज पर ओवर डिपेंडेंट हो गए। इससे क्रॉप डाइवर्सिटी भी कम हो गई। तो आगे का रास्ता क्या है? कंक्लूजन ये है कि राइस व्हीट सिस्टम रेवोल्यूशनरी भी था और चैलेंजिंग भी। अब हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जैसे नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी में बैलेंस बन सके। मेरी एनालॉजी को आगे बढ़ाता हूँ। RWS एक सुपर फास्ट कार है। इसने हमें फूड शॉर्टेज से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया। सही। लेकिन इस कार का माइलेज बहुत खराब था। ये बहुत सारा पानी और सॉइल हेल्थ कंज्यूम कर गई। अब हमें एक हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार यानी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव चाहिए। परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस सिंपल है। इंट्रोडक्शन में RWS को ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉर्नरस्टोन बताओ। ओके। कोर लॉजिक को बैलेंस करो। पहले फैक्टर्स फॉर सक्सेस, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स, दोनों को इक्वल वेटेज दो और कंक्लूजन में इस पैराडॉक्स को समराइज करो। और प्रेजेंटेशन के लिए एक टी-शर्ट यूज करो, एक तरफ प्रोज और दूसरी तरफ कॉन्स। कॉम्प्लेक्स टॉपिक एकदम सिंपल हो जाएगा। चलो practicing the rice wheat system. A success due to policy support and technology ensured India's food security. However, it has become a bane due to severe environmental impacts like groundwater depletion and economic issues like high input costs. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट जिस सिस्टम ने इंडिया को खाना खिलाया, अब वो उसकी जमीन और पानी को बीमार कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। अगर RWS ने हमारा पानी खत्म किया तो इस डिप्लीटिंग सिनेरियो में हम वाटर स्टोरेज और इरिगेशन को आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, ये अगला लॉजिकल कदम है। Question in here. Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenarios 2020. ब्रॉड माइक्रो थीम, वाटर मैनेजमेंट, स्टोरिंग एंड यूजिंग वाटर वाइजली। चलो एक स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं जो हम सबको जगा देगा। 54% इंडिया हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस से जूझ रहा है। ये कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की प्रॉब्लम है। तो हमें आज के सॉल्यूशंस चाहिए। The future of water, smart storage and irrigation. तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं क्या? हम इन मेजर्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। जैसे कि हम IoT इनेबल्ड सेंसर्स यूज कर सकते हैं जो सॉइल मॉइस्चर चेक करके बताते हैं कि पौधे को कब और कितना पानी चाहिए। नो गेस वर्क, ओनली डेटा। और माइक्रो इरिगेशन को सोलर पंप्स के साथ इंटीग्रेट करना। बिल्कुल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिर्फ बड़े डैम्स नहीं, छोटे स्ट्रक्चर्स जैसे चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स बनाओ और ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे जोहर्ट्स को रिवाइव करो। और पुराने कनाल्स की लाइनिंग करना ताकि सीपेज ना हो। सही। और तीसरा, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट मेजर्स। नेशनल वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टेट वाटर पॉलिसीज बनाओ, वाटर यूजर एसोसिएशंस बनाओ ताकि लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। और उन किसानों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो जो वाटर एफिशिएंट टेक यूज करते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पॉसिबल है। गुजरात का माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क और महाराष्ट्र का जलयुक्त शिवार अभियान इसके सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंडर लोगों ने मिलकर ट्रेडिशनल जोहाट्स को रिवाइव किया।
रिजल्ट, सूखे कुएं रिचार्ज हो गए और उस एरिया का वाटर टेबल ऊपर आ गया। ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की पावर। इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करें? इंट्रोडक्शन में उस शॉकिंग स्टैटिस्टिक से शुरू करो। 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई वाटर स्ट्रेस। ये अटेंशन ग्रैब करता है। और कोर लॉजिक? यू से 3 क्लियर सेक्शंस में डिवाइड करो, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी। और कंक्लूजन में सक्सेसफुल एग्जांपल्स दो, ये दिखाने के लिए कि ये मेजर्स काम करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए एक माइंड मैप यूज कर सकते हैं। सेंटर में वाटर मैनेजमेंट और उससे 3 ब्रांचेस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी। बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। नाउ रिहर्स सेइंग दिस। टू मैनेज डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज, India needs a 3-pronged approach. Technological interventions like smart irrigation, infrastructure development including traditional water harvesting, and strong policy measures with community participation. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमें पानी बचाने और उसे करने के तरीकों में स्मार्ट होना पड़ेगा, टेक, इंफ्रा और पॉलिसी को एक साथ इस्तेमाल करके। हमने इतनी बात की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया में 2 ऐसे लेजेंड्स हुए हैं जिन्होंने इन फील्ड्स में कमाल कर दिया था। हाँ, अब उनकी बात करते हैं। Question and year. How did India benefit from the contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in the fields of water engineering and agricultural science respectively? 2019. ब्रॉड माइक्रो थीम, द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, विश्वेश्वरैया एंड स्वामीनाथन। इमेजिन करो आप एक घर बना रहे हैं। आपको एक मजबूत नींव और खाने पानी का सिस्टम चाहिए। मॉडर्न इंडिया के लिए सर एम विश्वेश्वरैया ने पानी का सिस्टम बनाया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने खाने का सिस्टम बनाया। 2 legends, 1 nation's progress। पहले सर एम विश्वेश्वरैया की बात करते हैं। उनका जादू क्या था? इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी इन 2 विजनरीज के बिना अधूरी है। पहले, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया, द विजर्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग। ओके। उन्होंने डेक्कन कनाल्स में ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन डिजाइन किया। मैसूर में कृष्णा राजा सागरा डैम बनाया, जो एक मॉडल बन गया। उन्होंने फ्लड प्रिवेंशन पर भी काम किया था। हाँ, उन्होंने ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स डिजाइन किए, जिनका पेटेंट भी उनके पास था। हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए। ही वाज अ ट्रू जीनियस। और उनका काम सिर्फ मानी तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बैंगलोर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज UVCE, मैसूर स्टेट रेलवे और मैसूर आयरन वर्क्स भी एस्टैब्लिश किए। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी उतने ही बड़े थे। वो ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनियर थे। उन्होंने हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटीज इंट्रोड्यूस की, जिसने इंडिया को फूड सरप्लस बना दिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। हाँ, रिसर्च में उन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश की और एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। और पॉलिसी में उन्होंने 2007 में नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स फॉर्मुलेट की और विमेन इन एग्रीकल्चर के रोल को रिकॉग्नाइज किया। कंक्लूजन ये है कि सर विश्वेश्वरैया के डिजाइन्स आज भी मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और डॉक्टर स्वामीनाथन की लेगेसी के कारण आज हम फूड सिक्योर हैं। बिल्कुल, उनकी विजन आज भी इंडिया के प्रोग्रेस को ड्राइव कर रही है। इसकी एक छोटी सी कहानी। इमेजिन करो डॉक्टर स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट हैं जो एक मैजिक सीड HYV व्हीट डिस्कवर करते हैं। ओके। ये बीज कम जमीन पर ज्यादा अनाज देता है। वो ये बीज देश भर के किसानों को देते हैं और देखते ही देखते इंडिया के खेत लहलहा उठते हैं। दैट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस सिंपल है। इंट्रोडक्शन में दोनों लेजेंड्स को इंट्रोड्यूस करो। ओके। कोर लॉजिक में 2 अलग सेक्शंस बनाओ, एक सर MV के लिए और एक डॉक्टर स्वामीनाथन के लिए। हर सेक्शन में उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस को बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट करो और कंक्लूजन में उनके लास्टिंग इम्पैक्ट को समराइज करो। प्रेजेंटेशन टिप, पावरफुल एडजेक्टिव्स यूज करो। सर MV, द विजर्ड ऑफ वाटर, डॉक्टर स्वामीनाथन, द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये उन्हें मेमोरेबल बनाता है। Let's practice this. Sir MV revolutionized India's water engineering with innovative dams and flood control systems, while Dr. MS Swaminathan pioneered the green revolution with high-yielding varieties, ensuring the nation's food security. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एक आदमी ने इंडिया की नदियों को काबू किया और दूसरे ने उसके 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरा। Sir MV ने बड़े स्केल पर काम किया, but what about the local, community level? यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये हमारा आखिरी सवाल है। Question and year. Elaborate the impact of the National Watershed Project in increasing agricultural production from water-stressed areas. 2019. ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, हीलिंग द लैंड ड्रॉप बाय ड्रॉप। शुरुआत के लिए एक वाटरशेड को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक मरीज समझो। अच्छा। एक ऐसा मरीज जो सूखा, बीमार और अनप्रोडक्टिव है। नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जो इस मरीज को अंदर से ठीक करता है। वाटरशेड मैनेजमेंट, ग्रीनिंग द ड्राई लैंड्स। ये ट्रीटमेंट काम कैसे करता है? नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या NWDP वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज के लिए एक क्रिटिकल इंटरवेंशन है। ये वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके की इम्पैक्ट्स क्या हैं? पहला, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिज टू वैली अप्रोच यूज करता है। इससे सॉइल इरोजन रुकता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। हाँ, इसमें ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स प्रमोट किए जाते हैं, माइक्रो इरिगेशन यूज होता है और सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। और लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफी सिग्निफिकेंट हैं। इससे इनकम जनरेशन होती है। पानी अवेलेबल होने से किसानों का इनकम लॉस 25% तक रुका है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? हाँ, वाटर यूजर एसोसिएशंस के थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, अभी भी बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, पर कंक्लूजन ये है कि NWDP ने प्रूव कर दिया है कि इससे वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इसका कोई लाइव एग्जांपल? सोचो, बुंदेलखंड का एक गांव
जो हमेशा सूखा रहता था। वाटरशेड प्रोजेक्ट के अंडर गांव वालों ने मिलकर सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनाए और बहुत सारे पेड़ लगाए। कुछ साल बाद वहां की सूखी नदी में फिर से पानी आ गया और खेत हरे भरे हो गए। ये वाटरशेड मैनेजमेंट का लाइव मैजिक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इंट्रोडक्शन में NWDP और उसके प्राइमरी गोल को डिफाइन करो। ठीक है। कोर लॉजिक को 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करो: इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चैलेंजेस को भी ब्रीफली मेंशन करो। और कंक्लूजन में से एक इफेक्टिव मॉडल बताओ और उसे PMKSY जैसी करंट स्कीम से जोड़ो। प्रेजेंटेशन टिप: रिज टू वैली को एक सिंपल एनालॉजी से समझाओ, जैसे पहाड़ी पर बारिश के पानी के लिए स्पीड ब्रेकर्स। टेक्निकल कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है। Okay, final practice cue. The National Watershed Project increases agricultural production in water-stressed areas by improving water availability through structures like check dams, enhancing soil health, and promoting community participation, leading to higher income and resilience. मिनी रिकैप: इन शॉर्ट, वाटरशेड प्रोजेक्ट सूखी जमीन के लिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जैसा है, जो उसे ऊपर से नीचे तक ठीक करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर एक कांस्टेंट एवोल्यूशन की कहानी है। हाँ, और ब्रॉड माइक्रो थीम था द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम क्राइसिस टू रेजिलियंस। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने डिस्कस किया इरिगेशन चैलेंजेस कि पानी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन पॉलिसी और टेक में है। मिलेट्स, ये सुपर फूड्स हमारी हेल्थ और फूड सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग पैटर्न्स कि हम जो खाते हैं उससे खेत का मंजर बदल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, छोटे किसानों के लिए इनकम बढ़ाने और रिस्क कम करने का एक ब्रिलियंट मॉडल। माइक्रो इरिगेशन, पानी की हर बूंद को इफेक्टिवली यूज करने की टेक्नोलॉजी। राइस वीट सिस्टम, एक सक्सेस स्टोरी जिसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। वाटर स्टोरेज कि हमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीकों से पानी बचाना होगा। द विजनरीज, सर MV और डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया की नींव रखी। और वाटरशेड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी पावर से ड्राई लैंड्स को आबाद करने का तरीका। अब इस सब को प्रेजेंट कैसे करोगे? थोड़ा सोच लो। ये रहे 6 स्ट्रक्चर प्रोब्स आपके लिए। पहला, राइस वीट सिस्टम के आंसर को T चार्ट में कैसे आउटलाइन करोगे? दूसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए सर्कुलर फ्लो डायग्राम कैसे बनाओगे? तीसरा, क्रॉपिंग पैटर्न के आंसर को कॉज और इफेक्ट में कैसे लेयर करोगे? चौथा, M विश्वेश्वरैया और MS स्वामीनाथन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? पांचवां, इरिगेशन चैलेंजेस के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट में एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन ट्वीक बताओ। और छठा, वाटरशेड प्रोजेक्ट के रिज टू वैली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या विजुअल एनालॉजी यूज करोगे? अब आप अपने शब्दों में स्ट्रक्चर बताओ। इनमें से किसी एक आंसर को कैसे प्रेजेंट करोगे? पॉज करके बस उसे जोर से आउटलाइन करने की कोशिश करो। और एक आखिरी चैलेंज, अपने एरिया के एक छोटे से फार्म के लिए एक 1 पेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्लान डिजाइन करो। सोचो तुम वहां क्या क्या इंटीग्रेट कर सकते हो। सब्जियां, कंपोस्टिंग, शायद एक छोटी सी पोल्ट्री यूनिट भी। ये एक फन एक्सरसाइज है, थोड़ा सोच लो। ये एक बेहतरीन सेशन था। सवाल पूछते रहो, डॉट्स कनेक्ट करते रहो। इमेजिन एक ऐसा फार्म जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हाँ, जहां एक फसल का लेफ्ट ओवर पार्ट दूसरी चीज का खाना बन जाता है और किसान की इनकम डबल हो जाती है। कूल ना? बिल्कुल। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज हम इंडियन एग्रीकल्चर के ऐसे ही स्मार्ट आइडियाज को डिकोड करेंगे एक एक करके। एग्जैक्टली और हम इसे बिल्कुल सिस्टमैटिकली करेंगे। सोच लीजिए ये एक फ्रेंडली चर्चा है 8 की टॉपिक्स पर। जैसे हम UPSC मेंस के लिए साथ में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे और ये भी बताएंगे कि आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है। रेडी हो? बिल्कुल रेडी। तो ये है आज का हमारा लर्निंग मैप। सबसे पहले हम समझेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS का मैजिकल कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे कि मिलेट्स हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स को कैसे बदल रहे हैं। उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की सक्सेस स्टोरी में डाइव करेंगे और फिर ये जानेंगे कि सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बना। और इसके बाद भी है, हम राइस और वीट की घटती यील्ड के रीजंस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे इसका सोल्यूशन है। राइट। फिर फार्मर्स के सेफ्टी नेट पर बात होगी, क्रॉप इंश्योरेंस और PMFBY स्कीम। और यहाँ से चीजें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। हाँ, हम नेचर से निकला एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एलोपैथी को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम आज के सबसे बड़े इश्यूज में से एक को टैकल करेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी और माइक्रो इरिगेशन का रोल। तो चलो इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला बड़ा आइडिया ये सवाल है UPSC मेंस 2019 GS3 इकोनॉमी से। हाउ फार इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है। तो IFS आखिर है क्या? हाँ, सिंपल शब्दों में बेसिकली ये फार्म को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सिर्फ एक फसल उगाने के बजाय आप अलग अलग कंपोनेंट्स को, जैसे क्रॉप्स, लाइफस्टॉक, फिशरीज, यहाँ तक कि पोल्ट्री को एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम में इंटीग्रेट करते हो। अच्छा, एक सिस्टम में? हाँ, मेन गोल ये है कि फार्म को एक सेल्फ सस्टेनिंग जीरो वेस्ट इकोसिस्टम बनाया जाए। और सोचो, ये UN के SDG 2 टारगेट यानी जीरो हंगर को अचीव करने में भी सीधे सीधे हेल्प करता है। मतलब फार्म पर ही एक मिनी इकोसिस्टम बना दो जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं? क्या ये सच में काम करता है? बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। और इसके बेनिफिट्स हम 3 मेन एरियाज में देख सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, पैसों की बात? बिल्कुल। कर्नाटका में एक स्टडी हुई,
जिसमें पता चला कि आईएफएस से फार्म इनकम में सीधा 37% का इजाफा हुआ। 37%? हाँ, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 2.9 था, जो कि फैंटास्टिक है। इससे किसानों को मल्टीपल इनकम सोर्सेज मिलते हैं, तो पैसा साल भर आता रहता है, सिर्फ फसल कटने पर नहीं। सही है, इससे रिस्क भी कम हो जाता होगा। वही तो, अगर मौसम की वजह से एक फसल खराब हो भी गई तो लाइव स्टॉक या फिशरी एक सेफ्टी नेट दे देता है। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, और एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर पड़ता है? वो भी एक बड़ी चिंता है। वो है इसका दूसरा पिलर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ तो आईएफएस सच में शाइन करता है। आप वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स यूज करते हो, पानी को रिसाइकिल करते हो। अच्छा। एनिमल वेस्ट, जो एक पोल्यूटेंट हो सकता था, वो अब नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है। इससे सॉइल की हेल्थ ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। राइट। और ऑफ कोर्स मिक्स्ड फार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। फिर आता है तीसरा पिलर, प्रोडक्शन एनहांसमेंट। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 3 साल में क्रॉप यील्ड्स 25% और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ सकती है। वाओ। ये सब रिसोर्स एफिशिएंसी का कमाल है। ये सिस्टम तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी और केरला जैसे स्टेट्स में काफी सफल रहा है। तो ये एक ट्रू विन 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 सिचुएशन है, किसान की जेब के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए भी। बिल्कुल। चलो इसको थोड़ा और कॉन्क्रीट बनाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए। ऑफ कोर्स, इमेजिन करो एक किसान है सुनीता, वो धान उगाती है। ठीक है। जो धान का भूसा बच जाता है वो अपनी 2 भैंसों को खिलाती है। अच्छा, तो फॉडर का खर्चा बच गया। एग्जैक्टली। फिर भैंस का गोबर बायोगैस प्लांट में जाता है, जिसे घर के लिए कुकिंग गैस मिलती है। और जो स्लरी बचती है वो खेत के लिए खाद बन जाती है। परफेक्ट। पास में एक छोटा सा तालाब है जहां वो फिश फार्मिंग भी करती है। तो एक ही फार्म से उसे 3 से 4 सोर्सेज से इनकम आ रही है। यही है आईएफएस का जादू, समझे? बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये आंसर प्रेजेंट करना हो तो इम्पैक्ट के लिए इसे कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? सिंपल है। इंट्रोडक्शन में आईएफएस को डिफाइन करो और उसे यूएन एसडीजेस जैसे बड़े गोल से लिंक करो। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता है। और कोर लॉजिक? कोर लॉजिक के लिए आंसर को उन्हीं 3 पिलर्स में ब्रेक करो जो हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और प्रोडक्शन बेनिफिट्स। और हाँ, प्लीज हर पॉइंट को डेटा से सपोर्ट करो। जैसे कर्नाटका स्टडी का जिक्र किया, डेटा से आंसर क्रेडिबल बनता है, याद रखना। राइट, डेटा इज की। और आखिर में कंक्लूजन में सक्सेस को समराइज करो और एक फॉरवर्ड लुकिंग सजेशन दो, जैसे कि इसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट करना। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप? मेरी टिप होगी, एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करो, शायद एक फ्लो चार्ट बनाकर तीनों पिलर्स दिखा दो और फूड सिक्योरिटी पर एक पावरफुल लाइन के साथ खत्म करो। विजुअल्स सच में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। तीनों पिलर्स को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, आईएफएस एक स्मार्ट सर्कुलर सिस्टम है जो एक फार्म को सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम बनाता है, किसान की इनकम बढ़ाता है और प्लैनेट को हील करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमने देखा कि एक फार्म को रेजिलिएंट कैसे बनाएं, हाँ, लेकिन अब हम अपनी फसलों को ही क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े चैलेंजेस के लिए रेजिलिएंट कैसे बनाएं? ये हमें अगले सवाल पर ले आता है। यूपीएससी मेंस 2018 GS3 इकोनॉमी से। How has the emphasis on certain crops brought about changes in cropping patterns in the recent past? Elaborate the emphasis on millet production and consumption. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Climate resilient agriculture. अभी इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ओह, इसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की चिंता। कई दशकों तक हमने राइस और वीट पर फोकस किया, पर अब किसान मिलेट्स जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट और हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो इस शिफ्ट के पीछे क्या है? सिर्फ मौसम? ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, बिल्कुल क्लाइमेट इंड्यूस्ड शिफ्ट्स, बदलता हुआ बारिश का पैटर्न और बढ़ता हुआ तापमान एक बड़ा ड्राइवर है। किसान नेचुरली ही ज्यादा पानी वाली फसलों से दूर जा रहे हैं। सही बात है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमारे ट्रेडिशनल सीरियल्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी और यहाँ तक कि उनकी पैदावार पर भी असर पड़ रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन अब एक चॉइस नहीं, जरूरत बन गया है। और तीसरा? तीसरा है पॉलिसी इंटरवेंशंस। सरकार ने दालों, ऑयल सीड्स और खासकर मिलेट्स को उन इलाकों में प्रमोट किया है जहां पे पहले सिर्फ चावल गेहूं का साइकिल चलता था। और इंडिया तो मिलेट्स को ग्लोबल स्टेज पर भी काफी प्रमोट कर रहा है ना? एब्सोल्युटली। चलो मिलेट प्रोडक्शन पर जोर की बात करते हैं। इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 38% हिस्सा हमारा है। 38%? वाओ। हाँ, सरकार ने मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक 800 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI-SMBP भी लॉन्च की है। और ऑफ कोर्स इंडिया ने ही FAO के साथ मिलकर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की पहल की। इससे ग्लोबल अटेंशन तो मिला ही होगा। बिल्कुल, इससे ग्लोबल अटेंशन मिला। ये तो प्रोडक्शन की बात हुई, लेकिन क्या लोग सच में ज्यादा मिलेट्स खा रहे हैं? कंजम्पशन साइड पर क्या हो रहा है? वो इस पजल का दूसरा हिस्सा है। मिलेट कंजम्पशन के फ्रंट पर उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट सुपर फूड्स के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। फोकस कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे मिलेट कुकीज, पास्ता बनाने और मार्केट लिंकेजेस को मजबूत करने पर है। मतलब ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक क्लाइमेट स्मार्ट और न्यूट्रिशनली सिक्योर फ्यूचर की तरफ। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं?
कोई किसान जो ये शिफ्ट कर रहा हो। सोचो पंजाब का एक किसान जो हमेशा गेहूं उगाता था, अब वो अपनी जमीन के एक हिस्से पर बाजरा उगा रहा है, जो एक मिलेट है। क्यों? क्योंकि बाजरे को गेहूं से बहुत कम पानी चाहिए और वो हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। प्लस शहरों में मिलेट बेस्ड हेल्थ फूड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो उसे दाम भी अच्छा मिल रहा है। तो उसके लिए ये एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन भी है। हाँ, जो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तो इस टॉपिक पर आंसर के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट सेट करो कि क्लाइमेट चेंज हमारे खेतों में बदलाव ला रहा है। ठीक है। कोर लॉजिक 3 हिस्सों में होना चाहिए। पहला, क्यों पैटर्न्स बदल रहे हैं। दूसरा, मिलेट प्रोडक्शन के लिए सरकारी कोशिशों के बारे में बताओ, स्कीम्स और डेटा के साथ। और तीसरा, मिलेट कंजम्पशन पर पुश को डिस्कस करो, न्यूट्रिशन और मार्केट डेवलपमेंट पर फोकस करके। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में इसे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहकर रैप अप करो। कोई प्रेजेंटेशन टिप? हाँ, फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू मिलेट रेवोल्यूशन जैसी एक कैची हेडलाइन से शुरू करो। प्रोडक्शन और कंजम्पशन इनिशिएटिव्स के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज करो। चाहो तो इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाकर मेजर मिलेट ग्रोइंग रीजन्स दिखा सकते हो। ठीक है, पॉज करो और रिहर्स दिस स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन पुश और कंजम्पशन पुश के बीच का फर्क समझाने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, क्लाइमेट स्ट्रेस और बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत के कारण इंडिया स्मार्टली अपना फोकस मिलेट्स पर शिफ्ट कर रहा है, उन्हें खेत से लेकर हमारी प्लेट तक प्रमोट करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अनाज की बात की, चलो अब कुछ ज्यादा कलरफुल बात करते हैं। ये सवाल भी यूपीएससी मेंस 2018 GS3 से है। Assess the role of the National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity, and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Horticulture sector growth. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो 2005-6 में शुरू हुआ, वो एक गेम चेंजर रहा है। अच्छा, उसने इंडिया के हॉर्टिकल्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले फल और सब्जियां उगाना अक्सर एक छोटी सबसिस्टेंस एक्टिविटी होती थी, अब ये एक बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज बन गया है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा शब्द है। NHM ने ऐसा क्या किया जिससे ये हुआ? इसने प्रॉब्लम को 3 तरफ से टैकल किया। पहला, प्रोडक्शन एनहांसमेंट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और खेती का एरिया बढ़ाने से सिर्फ फ्रूट प्रोडक्शन 2004 में 43.5 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 107.7 मिलियन टन हो गया। More than double. हाँ, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन अब 312 मिलियन टन से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। ये नंबर्स तो कमाल के हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब हमेशा ज्यादा इनकम तो नहीं होता है ना? सही कहा। इसलिए उन्होंने दूसरे 2 एरियाज पर भी फोकस किया। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। इसमें किसानों को ट्रेनिंग देना, माइक्रो इरिगेशन जैसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना शामिल था, ताकि वेस्ट कम हो। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, हाँ, इनकम एनहांसमेंट। मिशन ने बेहतर मार्केट लिंकेजेस बनाने, कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनाने और फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs को सपोर्ट करने पर काम किया, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले और मिडलमैन हट जाएं। तो इसकी ओवरऑल सक्सेस को आप कैसे असेस करेंगी? क्या कोई कमियां भी हैं? सक्सेस एनालिसिस में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट्स देखते हैं। इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट। हाँ, और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। कुछ इलाकों में मिशन की पहुंच अभी भी लिमिटेड है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और क्लाइमेट चेंज एक कांस्टेंट खतरा है। पर कंक्लूजन साफ है। बिल्कुल, NHM ने क्रांति ला दी है। फ्रूट प्रोडक्शन का डेटा इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत है। एक एग्जांपल दे सकती हैं? जरूर। महाराष्ट्र में एक किसान पहले सिर्फ ट्रेडिशनल फसलें उगाता था। NHM से सब्सिडी लेकर उसने अपने खेत में एक पॉली हाउस बनाया और हाई वैल्यू फूल और सब्जियां उगाना शुरू किया। उसने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाया। अच्छा, अब उसकी इनकम 5 गुना बढ़ गई है और वो अपने प्रोडक्ट शहर के बड़े स्टोर्स को एक्सपोर्ट भी करता है। ये है NHM का असली इम्पैक्ट। 5 गुना इनकम, ये तो लाइफ चेंजिंग है। तो इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? इंट्रोडक्शन में NHM का ऑब्जेक्टिव साफ साफ बताओ, इन सब्सटेंस से कमर्शियल बनाना। ओके। कोर लॉजिक, सवाल के कीवर्ड्स के आसपास बनना चाहिए। 1, प्रोडक्शन, वो किलर डेटा दो। 2, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का जिक्र करो। और 3, इनकम, मार्केट्स और FPOs की बात करो। फिर एक छोटा सक्सेस एनालिसिस सेक्शन डालो जिसमें अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों हों। इससे आंसर बैलेंस्ड लगता है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में सबसे पावरफुल स्टैटिस्टिक के साथ सक्सेस को री-एम्फसाइज करो। कोई प्रेजेंटेशन टिप? डेटा इज किंग हियर। उस 43.5 से 107.7 मिलियन टन्स वाले स्टैटिस्टिक से शुरू करो। एक सिंपल बिफोर NHM और आफ्टर NHM कंपैरिजन टेबल यूज कर सकते हो और इस फैक्ट के साथ एंड करो कि इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बड़ा इंपैक्टफुल लगेगा। प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग दिस आंसर विद द की नंबर्स। उन प्रोडक्शन फिगर्स को जोर से बोलो ताकि याद हो जाए। इन शॉर्ट, NHM ने प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंक्स का एक 360 डिग्री अप्रोच यूज करके इंडिया को एक ग्लोबल हॉर्टिकल्चर पावर हाउस बना दिया। अब तक हमने सिस्टम्स, क्रॉप्स और मिशंस की बात की। अब चलो एक पूरे स्टेट की बात करते हैं जिसने अपनी एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी ही बदल दी। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। यूपीएससी मेंस 2018 GS3 इकोनॉमी से। Sikkim is the first organic state in India. What are the ecological and economic benefits of an organic state?
और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल्स। सिक्किम का 2016 में इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक लैंडमार्क मोमेंट था। सही में ये एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि आप ट्रेडिशनल फार्मिंग की समझ को मॉडर्न इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ कैसे सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हो। ये एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। चलो इसके बेनिफिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने के इकोलॉजिकल फायदे क्या हैं? इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत गहरे हैं। पहला, इनहेंस्ड सॉइल हेल्थ। केमिकल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से खत्म करके सिक्किम की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ी है और लैंड डिग्रेडेशन रुका है। अच्छा। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उन्होंने लोकल देसी बीजों को प्रमोट किया जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बची रही। पेस्टिसाइड्स ना होने से फ्रेंडली इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियां भी बच गए। और पानी पर क्या असर हुआ? हाँ, तीसरा, वाटर कंजर्वेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती से होने वाला वाटर पोल्यूशन कम हुआ और मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ी। तो ये प्लेनेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन किसानों की जेब का क्या? क्या ये इकोनॉमिकली फायदेमंद था? यही तो सबसे अच्छी बात है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। पहला, प्रीमियम मार्केट एक्सेस। मतलब? क्योंकि उनके प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, सिक्किम के किसानों को हाई वैल्यू मार्केट्स में पहुंच मिलती है। उनके प्रोडक्ट्स के दाम इंडिया और विदेशों में 15-20% ज्यादा मिलते हैं। वाओ, 15-20% एक्स्ट्रा। हाँ। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन। सिंपल है, महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर अब कोई खर्चा नहीं। राइट। और तीसरा, एक टूरिज्म बूस्ट। इससे एग्री टूरिज्म और इको टूरिज्म की एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसने सिक्किम के लिए एक यूनिक और पावरफुल ब्रांड बनाया। क्या उन्हें अभी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स, उन्हें अभी भी बेहतर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और ब्रांडिंग बनाना है और किसानों के लिए लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। लेकिन कंक्लूजन ये है कि सिक्किम का ऑर्गेनिक मिशन दूसरे स्टेट्स के लिए एक सफल मॉडल है। ये साबित करता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह की वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। बिल्कुल। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाइए। इमेजिन करो, एक टूरिस्ट सिक्किम जाता है। वो एक फार्म होम स्टे में रहता है, वहाँ उगा हुआ ताज़ा ऑर्गेनिक खाना खाता है और घर वापस ले जाने के लिए सुंदर पैकेजिंग वाले ऑर्गेनिक मसाले खरीदता है। अच्छा। किसान को कमरे के किराए, खाने की बिक्री और प्रोडक्ट की बिक्री से इनकम हुई। टूरिस्ट को एक ऑथेंटिक हेल्दी एक्सपीरियंस मिला। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग और टूरिज्म की मिली जुली इकोनॉमिक पावर। कूल ना? बहुत कूल। ये तो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। एग्जाम के लिए इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? इंट्रोडक्शन में सिक्किम की अचीवमेंट को एक माइलस्टोन के रूप में हाईलाइट करो। ओके। कोर लॉजिक के लिए अपने आंसर को 2 मेन हिस्सों में बांटो। एक, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोचो सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, वाटर। और 2, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोचो मार्केट, कॉस्ट, टूरिज्म। फिर एक छोटा चैलेंजेस सेक्शन ऐड करके एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दो। और आखिर में कंक्लूजन में सिक्किम को दूसरे स्टेट्स के लिए एक मॉडल के रूप में पोजीशन करो और शायद यूएन एसडीजीज जैसे ग्लोबल गोल्स से भी लिंक कर दो। और कोई प्रेजेंटेशन टिप? एक टी चार्ट यूज करो। लेफ्ट साइड पर इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, राइट साइड पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हर बेनिफिट के लिए एक छोटा सा आइकन भी यूज कर सकते हो। मिट्टी के लिए एक पत्ता, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक मधुमक्खी और मार्केट एक्सेस के लिए एक रुपए का सिंबल। सिंपल, विजुअल और इफेक्टिव। ट्राई आउटलाइनिंग दिस आंसर ऑन पेपर यूजिंग दैट टी चार्ट आइडिया। ये सच में थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, सिक्किम का ऑर्गेनिक मॉडल इस बात का पावरफुल सबूत है कि जो चीज प्लैनेट के लिए अच्छी है वो जेब के लिए भी बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, सिक्किम ने सीखी सक्सेस स्टोरी से चलो एक ज्यादा चैलेंजिंग इशू की तरफ चलते हैं। यह है यूपीएससी मेंस 2017 GS3 से। What are the major reasons for declining rice and wheat yield in the cropping system? How crop diversification is helpful to stabilize the yield of the crop in the system? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Food security challenges. यहाँ हम एक पैराडॉक्स का सामना करें। इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम जो ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव था, वो सीरियस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस झेल रहा है। कुछ स्टडीज प्रेडिक्ट करती हैं कि 2050 तक साउथ एशिया में गेहूं की पैदावार 16% तक गिर सकती है। तो ये एक सीरियस इशू है दोस्त। 16% की गिरावट चिंता की बात है। तो पहले प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं। इस गिरावट के पीछे बड़े कारण क्या हैं? हम कारणों को 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्लाइमेट चेंज, जिससे तापमान बढ़ रहा है और बारिश अनियमित हो रही है, शामिल है। इसके अलावा गंभीर वाटर स्ट्रेस, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, और सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि एक ही फसल बार बार उगाने से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारी इंटेंसिव फार्मिंग मेथड्स, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसने मिट्टी के नेचुरल माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाया है। सही बात है। प्लस पेस्ट्स और बीमारियों ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, क्योंकि उन्हें साल दर साल एक ही फसल मिलती है। तो सिस्टम थक गया है और स्ट्रेस्ड है। इसका सोल्यूशन क्या है? सवाल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये कैसे हेल्प करता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसका परफेक्ट इलाज है और इससे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल दोनों फायदे होते हैं। इकोनॉमिकली ये इनकम को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि किसान अपनी सारी उम्मीदें एक ही फसल पर नहीं लगा रहा। हाँ, रिस्क डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली। रिस्क कम होता है। अगर एक फसल फेल हो गई तो दूसरी बचा सकती है। और इकोलॉजिकली फायदे और भी बड़े हैं। ये सॉइल हेल्थ को बढ़ाता है, क्योंकि अलग अलग फसलों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे दाल उगाने से मिट्टी में नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। अच्छा। ये पेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि रोटेशन से पेस्ट का लाइफ साइकिल टूट जाता है।
और इससे ओवरऑल रिसोर्स एफिशिएंसी बेहतर होती है। तो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी कम से कम 40% खेती की जमीन हाई वैल्यू नॉन सीरियल क्रॉप्स के लिए होनी चाहिए। कंक्लूजन ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की एक स्ट्रैटेजी सरकारी स्कीम्स के सपोर्ट से हमारे 2 गोल्स पूरे कर सकती है, यील्ड स्टेबिलिटी और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। कोई एग्जाम्पल? एक किसान हमेशा सिर्फ गेहूं उगाता था। उसके खेत की मिट्टी बेजान हो गई थी और उसकी पैदावार गिरती जा रही थी। तो उसने क्रॉप रोटेशन शुरू किया। एक साल गेहूं, अगले साल सरसों और उसके बाद दाल। इससे क्या हुआ? दाल ने मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स किया, जिससे वो फिर से उपजाऊ हो गई। सरसों की फसल ने पेस्ट्स का साइकिल तोड़ा। उसकी ओवरऑल इनकम भी स्टेबल हो गई। ये है डाइवर्सिफिकेशन की पावर एक्शन में। ये तो मिट्टी को एक बैलेंस डाइट देने जैसा है। इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले आंसर को स्ट्रक्चर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंट्रोडक्शन उस पैराडॉक्स से शुरू करो, रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेकिन घटती सस्टेनेबिलिटी। 2050 वाली प्रिडिक्शन का इस्तेमाल करके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है। कोर लॉजिक एक साफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट में होना चाहिए। पहला हिस्सा रीजंस फॉर डिक्लाइन को कवर करे, जिसे एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल फैक्टर्स में बांटो। दूसरा हिस्सा बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को एक्सप्लेन करे, जिसे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स में बांटो। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में सरकारी स्कीम्स का जिक्र करते हुए एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाओ। कोई प्रेजेंटेशन टिप? एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्लो चार्ट यूज करो। लेफ्ट साइड पर द प्रॉब्लम, उसके कारणों के ब्रांचेस के साथ। राइट साइड पर द सॉल्यूशन, उसके फायदों के ब्रांचेस के साथ। एकदम क्लियर हो जाएगा। रिहर्स प्रेजेंटिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्ट्रक्चर आउट लाउड। ये आंसर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है। इन शॉर्ट, हमारा पुराना राइस व्हीट सिस्टम थक चुका है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारी मिट्टी की सेहत और किसान की आमदनी के लिए रिफ्रेश बटन है। तो हमने देखा कि खेती में क्लाइमेट चेंज, पेस्ट्स और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से रिस्क है। हाँ, काफी रिस्क है। इसलिए हमारा अगला टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। यह है यूपीएससी मेंस 2016 GS3 इकोनॉमी से। Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out the salient features of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Agricultural risk management. इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें हमारी 40% से ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है, वो कुदरत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सही बात है। 2023 का अनियमित मॉनसून इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक खराब सीजन किसान की साल भर की कमाई खत्म कर सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग क्रॉप इंश्योरेंस फ्रेमवर्क सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलो इसे साफ साफ समझते हैं। एक भारतीय किसान के लिए क्रॉप इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, बार बार आने वाले सूखे, बाढ़ और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बचने के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। फसल खराब होने पर किसान की इनकम को स्टेबलाइज करता है ताकि वो कर्ज के जाल में न फंसे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस कवरेज होने से किसानों को बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है। और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट, इससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी और हाई यील्डिंग फसलों को ट्राई करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, बिना सब कुछ खोने के डर के। तो ये एक ज्यादा मॉडर्न और स्टेबल एग्रीकल्चरल सेक्टर की नींव है। पीएमएफवाई स्कीम इस जरूरत को कैसे पूरा करती है? इसके मेन फीचर्स क्या हैं? पीएमएफवाई के कुछ बहुत ही फार्मर फ्रेंडली फीचर्स है। प्रीमियम स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल फसलों के लिए 5% का फिक्स्ड प्रीमियम देना होता है। सिर्फ इतना? हाँ, बाकी का प्रीमियम जो अक्सर बहुत ज्यादा होता है वो सरकार देती है। इसकी कवरेज एंड रीच भी बहुत बड़ी है। मार्च 2024 तक 40 मिलियन से ज्यादा किसान इसमें एनरोल्ड थे। 40 मिलियन? और ये सुनो, 2016 से किसानों ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए प्रीमियम भरा है और उन्हें 1.56 ट्रिलियन रुपए के क्लेम्स मिले हैं। 1.56 ट्रिलियन? ये तो एक अनबिलीवेबल नंबर है। ये इसके प्रोटेक्शन का स्केल दिखाता है। एग्जैक्टली। स्कीम में डैमेज असेसमेंट के लिए सैटेलाइट इमेजरी जैसी टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट में देरी और कुछ इलाकों में जागरूकता की कमी। लेकिन कंक्लूजन ये है कि 1.56 ट्रिलियन के क्लेम्स देकर पीएमएफबीआई ने एग्रीकल्चरल रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कोई एग्जांपल? सोचो, राजस्थान में एक किसान ने बाजरा उगाया। उसने पीएमएफबीआई के तहत एक बहुत छोटा सा प्रीमियम भरा। उस साल गंभीर सूखा पड़ा और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। ओह नो। लेकिन क्योंकि वो इंश्योर था, उसे सरकार से क्लेम का पैसा मिल गया। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आया और अगले सीजन की तैयारी कर पाया। ये है पीएमएफबीआई का असली इम्पैक्ट। ये तो सच में एक लाइफलाइन है। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए इंट्रोडक्शन के लिए भारतीय खेती की वल्नरेबिलिटी से शुरू करो, शायद मॉनसून जैसा कोई रीसेंट एग्जांपल देकर। ओके। कोर लॉजिक के 3 हिस्से होने चाहिए। पहला, समझाओ कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। दूसरा, सॉल्यूशन का विवरण दो, पीएमएफबीवाई के फीचर्स, और आपको कम प्रीमियम और उस बड़े क्लेम पे आउट नंबर को हाईलाइट करना ही होगा। तीसरा, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड डिस्कस करो ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिले। और कंक्लूजन में उस विशाल 1.56 ट्रिलियन रुपए के क्लेम फिगर का इस्तेमाल करके स्कीम की सफलता को दोहराओ। और इसे यादगार बनाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन टिप? प्रीमियम स्ट्रक्चर को एक सिंपल पाई चार्ट से दिखाओ। किसान जो छोटा सा हिस्सा देता है और सरकार जो बड़ा हिस्सा देती है, और उस 1.56 ट्रिलियन रुपए के क्लेम फिगर को बोल्ड, अंडरलाइन और हाईलाइट करो। नंबर्स यहाँ एक पावरफुल कहानी कहते हैं।
प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग द प्रीमियम स्ट्रक्चर इन सिंपल टर्म्स, जैसे आप एक किसान से बात कर रहे हो। इन शॉर्ट, PMFBY किसानों को कुदरत की अनिश्चितता के खिलाफ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शील्ड प्रदान करता है, वो भी एक बहुत ही छोटे प्रीमियम पर। ठीक है, हमारे अगले टॉपिक के लिए हम कुछ फैसिनेटिंग नेचुरल साइंस में डाइव करने वाले हैं। यह है यूपीएससी मेंस 2016 GS3 से। व्हाट इज एलिलोपैथी? डिस्कस इट्स रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एलिलोपैथी एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फिनोमेना है। बेसिकली ये वो तरीका है जिससे प्लांट्स केमिकल्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। अच्छा। एक पौधा कुछ बायोकेमिकल्स, जिन्हें एलिलोकेमिकल्स कहते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ता है, जो अपने आसपास के दूसरे पौधों की ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या कभी-कभी बढ़ा भी देते हैं। मतलब ये कुदरत का अपना वीड मैनेजमेंट सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो पौधे मिट्टी के नीचे एक शांत केमिकल युद्ध लड़ रहे हैं। हम इस प्लांट पावर का खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये नेचुरल केमिकल्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। ये सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स का एक बेहतरीन इको फ्रेंडली विकल्प है। हमारे मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स में इसका रोल बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसे राइस बेस्ड सिस्टम्स में सिस्बानिया जैसी ग्रीन मैन्योर फसल का इस्तेमाल करने से वीड्स कम हो जाते हैं। कुछ नई रिसर्च ने तो ये भी पाया है कि कुछ खास राइस वैरायटीज का भूसा बार्नयार्ड ग्रास नाम के एक बड़े वीड को रोकता है, जिससे मैनुअल वीडिंग की जरूरत 40% तक कम हो जाती है। ये तो कमाल है। गेहूं जैसी दूसरी फसलों का क्या? वीट कल्टीवेशन में फसल कटने के बाद गेहूं के रेजिड्यू को मिट्टी में ही मिला देने से वीट डेंसिटी 90% तक कम हो सकती है। 90%? हाँ, और सॉगम बेस्ड सिस्टम्स में ज्वार के डंठल को मल्च के रूप में इस्तेमाल करना भी वीड कंट्रोल के लिए बहुत प्रभावी है। ओके। कंक्लूजन साफ है, एलिलोपैथी को हमारे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में शामिल करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक बहुत ही उम्मीद भरा रास्ता है। इसका कोई आसान सा रियल लाइफ एग्जांपल? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक बड़े अखरोट के पेड़ के ठीक नीचे ज्यादा पौधे नहीं उगते? हाँ, मैंने ध्यान दिया है। मैं हमेशा सोचता था क्यों। यही तो एलिलोपैथी है। अखरोट का पेड़ जुगलोन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोकता है। अच्छा, अब समझा। किसान अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गेहूं काटने के बाद उसके भूसे को जलाने के बजाय खेत में ही छोड़ देते हैं। ये नेचुरल मल्च बहुत से वीड्स को उगने से रोकता है। समझें, ये कुदरत की अपनी स्मार्ट ट्रिक है। मैं अब अखरोट के पेड़ को कभी उसी नजर से नहीं देखूंगा। तो इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? इंट्रोडक्शन में एलिलोपैथी को सिंपल रिलेटेबल तरीके से डिफाइन करो। हाँ। जैसे पौधों का केमिकल्स के जरिए कम्युनिकेट करना। राइट। कोर लॉजिक में पहले समझाओ कि ये कैसे काम करता है, और फिर राइस, व्हीट और सॉर्गम जैसे मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स के स्पेसिफिक एग्जांपल्स दो। हर एग्जांपल में यूज किए गए पौधे या मेथड और उसके रिजल्ट का जिक्र करो। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में इसे इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बड़ी पिक्चर से जोड़ो। कोई प्रेजेंटेशन टिप? उस अखरोट के पेड़ वाले एग्जाम्पल से शुरू करो, वो बहुत यादगार है। आप सिंपल डायग्राम्स यूज कर सकते हो जिसमें एक पौधा केमिकल्स छोड़ रहा है जो दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। क्रॉपिंग सिस्टम्स के लिए एक सिंपल टेबल फॉर्मेट अच्छा रहेगा। क्रॉप सिस्टम एलिलोपैथिक मेथड रिजल्ट। पॉज करो एंड ट्राई एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिलोपैथी इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द वॉलनट ट्री एग्जाम्पल। इन शॉर्ट, एलिलोपैथी प्लांट वर्सेस प्लांट केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके नेचुरल वीड कंट्रोल है, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। और आज के हमारे आखिरी टॉपिक के लिए हम उस रिसोर्स की बात करेंगे जो खेती और जीवन दोनों के लिए सबसे जरूरी है, पानी। यूपीएससी मेंस 2016 GS3 से। What is water use efficiency? Describe the role of micro irrigation in increasing the water use efficiency. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Water conservation in agriculture. जैसे जैसे पानी की कमी एक बड़ी सच्चाई बनती जा रही है, वाटर यूज एफिशिएंसी यानी WUE एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। चैलेंज ये है कि कम पानी में ज्यादा खाना पैदा करना है। तो हम इस एफिशिएंसी को आखिर नापते कैसे हैं? WE बेसिकली एक रेशियो है। आप फसल द्वारा फायदेमंद तरीके से यूज किए गए पानी की मात्रा को लेते हो और उससे खेत में दिए गए कुल पानी से डिवाइड करते हो। ये इस बात का माप है कि पानी कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। इसमें टेक्निकल एफिशिएंसी यानी पानी का लॉस कम करना और इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी पानी की हर बूंद से प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना दोनों आते हैं। और यहाँ माइक्रो इरिगेशन का रोल आता है। ये गेम को कैसे बदलता है? इसका रोल बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव है। पहला, ये प्रिसिजन वाटर एप्लीकेशन को संभव बनाता है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो इवेपोरेशन और रन ऑफ से लॉस कम हो जाता है? बिल्कुल। महाराष्ट्र में स्टडीज ने 16% से 85% तक पानी की बचत दिखाई है। दूसरा, इससे यील्ड एनहांसमेंट होती है। गुजरात में गेहूं की खेती में माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करने से 15% पानी बचा, लेकिन पैदावार 21% बढ़ गई। ये तो लेस वाटर मोर क्रॉप का मंत्र एक्शन में है। हाँ, तो आप पानी भी बचाते हो और आपको बेहतर फसल भी मिलती है। कोई और फायदा? हाँ, एक तीसरा भी है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। आप पानी के साथ फर्टिलाइजर्स को भी मिलाकर दे सकते हो। इस प्रोसेस को फर्टिगेशन कहते हैं। अच्छा। इससे न्यूट्रिएंट सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे फर्टिलाइजर का वेस्ट कम होता है और लेबर कॉस्ट्स भी बचती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी सरकारी स्कीम्स सब्सिडीज देकर इसे एक्टिवली प्रमोट कर रही हैं। कंक्लूजन ये है कि माइक्रो इरिगेशन एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट में एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। इसका कोई एग्जांपल? इमेजिन करो 2 खेत आसपास। एक में एक किसान पाइप से फ्लड इरिगेशन कर रहा है,
आधा पानी धूप में उड़ जाता है, आधा बह जाता है, बहुत वेस्टफुल है। सही है। दूसरे खेत में एक किसान ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है। हर पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके पानी जा रहा है, ठीक वहां जहां जरूरत है। कम पानी, कम मेहनत और फसल भी बेहतर। कौन सा ज्यादा स्मार्ट है? यही माइक्रो इरिगेशन का जादू है। ये एक बहुत ही पावरफुल और साफ इमेज है। इस आंसर को आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगी? इंट्रोडक्शन में WUE को उस सिंपल टैगलाइन से डिफाइन करो, वाटर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और पानी की कमी को लेकर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है। कोर लॉजिक में पहले समझाओ व्हाट इज WUE और फिर समझाओ हाउ माइक्रो इरिगेशन हेल्प्स। उन 3 की बेनिफिट्स का इस्तेमाल करके प्रिसिजन, यील्ड एनहांसमेंट और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अपने पॉइंट्स को साबित करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात का डेटा यूज करो। आखिर में सरकारी सपोर्ट का जिक्र करो। और कंक्लूजन में इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच कहो। प्रेजेंटेशन टिप। एक सिंपल विजुअल कंपैरिजन यूज करो। वेस्टफुल फ्लड इरिगेशन की तस्वीर के बगल में एफिशिएंट ड्रिप इरिगेशन की तस्वीर, और महाराष्ट्र और गुजरात के डेटा पॉइंट्स को बोल्ड टेक्स्ट में डालो ताकि वो अलग से दिखें। प्रैक्टिस सेइंग द बेनिफिट्स आउट लाउड अलोंग विद द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम गुजरात। इससे आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग बनता है। पौधे की जड़ों तक ठीक उतना ही पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जितना जरूरी है, जिससे हमारी पर ड्रॉप मोर क्रॉप एफिशिएंसी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। वाह, मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चर के लैंडस्केप की एक बहुत ही व्यापक यात्रा थी। आज हमने देखा कि कैसे स्मार्ट इनोवेटिव आइडियाज हमारी खेती को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। बिल्कुल। आज का ब्रॉड माइक्रो थीम साफ तौर पर एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन था। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हाँ, हमने IFS से शुरुआत की, जिसने हमें सिखाया कि एक फार्म को जीरो वेस्ट हाईली प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम कैसे बनाएं। फिर मिलेट्स ने हमें दिखाया कि क्लाइमेट चेंज की सच्चाइयों के अनुसार अपनी फसलों को कैसे अडेप्ट करें। NHM एक केस स्टडी था कि कैसे एक फोकस्ड मिशन हॉर्टिकल्चर में एक क्रांति ला सकता है। और सिक्किम ने साबित किया कि 100% ऑर्गेनिक होना सिर्फ एक इकोलॉजिकल सपना नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक सफलता भी है। और ये तो सिर्फ पहला आधा हिस्सा था। हाँ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ने हमें मोनोक्रॉपिंग के खतरों से बचने और अपनी मिट्टी को ठीक करने का रास्ता दिखाया। हाँ। PMFBY ने वो जरूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रदान किया जो किसानों को इनोवेट करने का कॉन्फिडेंस देता है। एलिलोपैथी ने बिना हानिकारक केमिकल्स के वीड्स को कंट्रोल करने के कुदरत के अपने रहस्य खोले। और आखिर में माइक्रो इरिगेशन ने हमें पानी की कमी वाली दुनिया के लिए अल्टीमेट मंत्र दिया, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। अब जब आपने सब सुन लिया है, थोड़ा सोच लो, इन लगभग सभी आंसर्स में कोर स्ट्रक्चर क्या था? अक्सर ये था, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट्स सपोर्टेड बाय डेटा। पैटर्न देखा? एग्जैक्टली। अब हमारे लिसनर्स के लिए प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए कुछ क्विक स्ट्रक्चर प्रोब्स। पूछिए। पहला, मिलेट वाले आंसर के मेन सेगमेंट्स को आप कैसे आउटलाइन करेंगे? शिफ्ट के 3 ड्राइवर्स याद हैं? दूसरा, सिक्किम के एग्जाम्पल को आप विजुअली कैसे प्रेजेंट करेंगे? वो इकोलॉजिकल वर्सेस इकोनॉमिक टी चार्ट याद है? तीसरा, PMFBY के कोर आइडिया के लिए एक प्रेजेंटेशन ट्वीक सुझाइए। प्रीमियम वर्सेस उस विशाल पेआउट को कैसे दिखा सकते हैं? चौथा, एलोपैथी का कॉन्सेप्ट आप एक 10th ग्रेड के स्टूडेंट को अखरोट के पेड़ के अलावा किसी और एनालॉजी से कैसे समझाएंगे? पांचवा, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए सबसे पावरफुल सिंगल इमेज क्या हो सकती है? और आखिरी, IFS के लिए आप एक फार्म पर रिसोर्सेज के सर्कुलर फ्लो को कैसे ड्रॉ करोगे? ये बेहतरीन सवाल है। अब तुम अपने शब्दों में इनमें से किसी एक आंसर का स्ट्रक्चर बताओ। इमेजिन करो कि आप इसे प्रेजेंट कर रहे हो। कैसे शुरू करोगे? कोर लॉजिक क्या होगा? और मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए कंक्लूड कैसे करोगे? और ये रहा एक आखिरी सिंपल चैलेंज। आज के टॉपिक्स में से कोई एक चुनो, मान लो माइक्रो इरिगेशन या ऑर्गेनिक फार्मिंग, और पता लगाओ कि क्या ये आपके लोकल एरिया के किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोटा सा रियल वर्ल्ड चेक ज्ञान को और भी कॉन्क्रीट बना सकता है। क्योंकि ज्ञान तभी पावरफुल होता है जब आप उसे कनेक्ट और अप्लाई करते हो। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।